हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आईपीसी के ऑफेंस के अंतर्गत एक बार चार्जशीट पेश हो जाने के बाद क्या पार्टीज आपस में राजीनामा करके केस को खत्म करवा सकती है कोर्ट द्वारा? कौन कौन से वो ऑफेंस है जिनको कंपाउंड किया जा सकता है? समाशोधनीय अपराध या कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होते हैं, कौन से सेक्शन में होते हैं, इस बारे में सेक्शन 320 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोविजन में क्या प्रावधान है, किस प्रकार से राजीनामा किया जाता है, कैसे कंप्लेनेंट और एक्यूज में यदि राजीनामा हो जाए तो वो कोर्ट में तस्दीक करवाया जाता है, इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट हैं, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, सेक्शन 320 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इस बारे में बताता है। देखिए, यदि कोई एफआईआर दर्ज हो गई और बाद में चार्जशीट पुलिस ने पेश कर दी और कंप्लेनेंट को यानी पीड़ित व्यक्ति को और अभियुक्त को ये लगता है कि ये आपस में राजीनामा करके ये इस मामले का निपटारा किया जा सकता है, लंबी कोर्ट की प्रक्रियाओं से बचा जा सकता है और गवाही देने से, साक्ष्य देने से, क्रॉस एग्जामिनेशन से बचा जा सकता है और कोर्ट में राजीनामा पेश करके एक्विटल अक्यूज का करवाया जा सकता है, तो वो सेक्शन 320 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इस बारे में बताता है कि आईपीसी की कौन कौन सी धाराओं में ऑफेंस कंपाउंडेबल है। सेक्शन 320 का सबसेक्शन 9 ये भी कहता है कि इसके अलावा कोई भी ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 320 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को जानना चाहेंगे, उसके सारे सबसेक्शंस का मतलब समझना चाहेंगे। सेक्शन 320 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि द ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस सेक्शंस of the Indian Penal Code specified in the first two column of the table next following may be compounded by the person mentioned in the third column of that table। इसका मतलब ये है कि इसमें जो नीचे टेबल दी गई है उसमें जो जो आईपीसी के ऑफेंसेस दिए गए हैं वो कंपाउंड हो सकते हैं। किनके द्वारा एप्लीकेशन पेश की जाए? जो पर्सन एग्रीव्ड है, पीड़ित है या कंप्लेनेंट है। तो अब हम एक बार इन सेक्शंस को मैं बोलना चाहूंगा जिससे कि ये सुविधा हो जाए कि आपको बार बार आईपीसी या सीआरपीसी के प्रोविजन 320 को नहीं देखना पड़े। तो जो सेक्शन कंपाउंडेबल हैं, जिनमें राजीनामा पेश हो सकता है, जो समाशोधनीय अपराध हैं, जो सेक्शन 320 सीआरपीसी में जो जो ऑफेंस आईपीसी के दिए गए हैं, मैं उनको एक बार पढ़ना चाहूंगा। वो आईपीसी के सेक्शंस हैं सेक्शन, जो ऑफेंस आईपीसी में दिए गए हैं वो सेक्शन है सेक्शन 298, सेक्शन 323, सेक्शन 334, सेक्शन 335, सेक्शन 341 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, 342, 343, 344, 346, 352, 355, 358, 379, section 403, section 407, section 411, section 414, 417, 419, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 447, 448, 451, 482, 483, 486, 491, 497, 498, 500, 501, 502, 504, 506 और 508 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ये वो सेक्शंस हैं जिनमें की राजीनामा पेश हो सकता है यदि पीड़ित व्यक्ति, एग्रीव्ड व्यक्ति और कंप्लेनेंट चाहे और एक्यूज चाहे तो। अब सबसेक्शन 2 ये कहता है कि वो कौन से अपराध हैं जिसमें कोर्ट की परमिशन से ऑफेंस कंपाउंडेबल हैं। तो ये भी मैं सेक्शन पढ़ना चाहूंगा। द ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड्स स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट टू कॉलम ऑफ द टेबल नेक्स्ट फॉलोइंग में with the permission of the court before which any prosecution for such offense is pending be compounded by the person mentioned in the third column। मतलब दो कॉलम में जो बताए गए हैं आईपीसी के सेक्शंस वो कंपाउंडेबल तो हैं पर विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट है। वो कौन कौन से सेक्शन है मैं वो भी पढ़ना चाहूंगा। सेक्शन 312, 325, 337, 338, 357, 381, 406, 408, 418, 420, 494,
500, 509 ये वो सेक्शन है जो कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट की परमिशन से कंपाउंडेबल है, मतलब राजीनामा हो सकता है, समाशोधन ये अपराध है। अब सब सेक्शन 3, सेक्शन 320 सीआरपीसी का सब सेक्शन 3 क्या कहता है? व्हेन एन ऑफेंस इज कंपाउंडेबल अंडर दिस सेक्शन, द अबेटमेंट ऑफ सच ऑफेंस और एन अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस or where the accused is liable under section 34 or 149 of the IPC may be compounded in like manner। ये जो जो अपराध ऊपर दिए गए हैं उनका अबेटमेंट या उस अपराध के लिए उत्प्रेरित करना भी कंपाउंडेबल है इसी प्रकार से। अब सब सेक्शन 4 क्या कहता है? when the person who would otherwise be competent to compound an offense under this section is under the age of 18 years or an idiot or a lunatic, any person competent to contract on his behalf may with the permission of the court compound such offense। यदि वो पर्सन जो कि अदरवाइज तो कॉम्पिटेंट है लेकिन 18 साल से कम है या पागल मूर्ख है या ल्यूनेटिक है और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल इसलिए नहीं है, तो जो पर्सन उसके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो वो कोर्ट की परमिशन से कॉन्ट्रैक्ट करके कंपाउंड कर सकता है। अब है when the person who would otherwise be competent to compound an offense under this section is dead, the legal representative as defined in the code of civil procedure of such person may with the consent of the court compound such offense। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार क्या होता है कि किसी ने शिकायत तो कर दी और शिकायतकर्ता मर गया और वो केस चल रहा है, अब उनके विधिक उत्तराधिकारी चाहते हैं कि उनको माफ कर दिया जाए, तो ऐसे माफ करने में इसमें विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में LRs की डेफिनेशन में आते हैं, वो व्यक्ति भी ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हैं। अब है सेक्शन 320 सीआरपीसी का सबसेक्शन 5 क्या कहता है? when the accused has been committed for trial or when he has been convicted and an appeal is pending, no composition for the offense shall be allowed without the leave of the court to which he is committed। इसका क्या मतलब हुआ? एक अपराध हुआ और अपराध में जो है वो कन्विक्ट हो गया या उसको सजा हो गई और अपील पेंडिंग है, तो बिना कोर्ट की परमिशन के, चाहे वो ऑफेंस कंपाउंडेबल हो, तो बिना कोर्ट की परमिशन के वो ऐसा अपराध को कंपाउंड नहीं किया जा सकता। अब सेक्शन 320 सीआरपीसी का सबसेक्शन 6 क्या कहता है? ए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेक्शन एक्टिंग इन द एक्सेस ऑफ इट्स पावर ऑफ रिवीजन अंडर सेक्शन 401 मे अलाउ एनी पर्सन टू कंपाउंड एनी ऑफेंस विच सच पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड अंडर दिस सेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 401 ऑफ सीआरपीसी में कोर्ट ऑफ सेशन को या हाई कोर्ट को अपने रिविजनल पावर में ये पावर्स हैं कि वो किसी ऑफेंस को कंपाउंड करने की परमिशन रिविजनल स्टेज पर भी दे सकते हैं। अब है सब सेक्शन 7, सेक्शन 320 का सबसेक्शन 7 क्या कहता है? नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड इफ द एक्यूज्ड बाय रीजन ऑफ ए प्रीवियस कन्विक्शन लायबल आइदर टू एनहांस पनिशमेंट और टू ए पनिशमेंट ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ सच ऑफेंस। यदि प्रीवियसली कोई कन्विक्शन हो किसी का और वो उसका एनहांस हो रहा हो पनिशमेंट, या वो कोई दूसरे अपराध में पनिशमेंट हो रहा हो, तो ऐसा कंपाउंडेबल, ऐसा समाशोधन भी अलाउड नहीं है। अब सब सेक्शन 8 क्या कहता है? द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एन एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड विथ whom द ऑफेंस हैज बीन कंपाउंडेड। देखिए कंपाउंडेबल का मतलब क्या है? क्या इफेक्ट होगा इसका कि जैसे अपराधी को दोष मुक्त कर दिया जाता है, उसका एक्विटल हो जाता है, वो बाइज्जत बरी हो जाता है, उसका वही इफेक्ट होगा और वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। अब सबसेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 320 का सबसेक्शन 9 क्या कहता है? नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अलावा आईपीसी में और कोई सा भी ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है। इसका मतलब ट्रायल कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट या जो कोर्ट ट्रायल कर रही है, हाई कोर्ट की इनहेरेंस पावर्स की बात अलग है अंडर सेक्शन 482 में, जो सेक्शन मैंने अभी पढ़े उनके अलावा कोई भी ऑफेंस आईपीसी का कंपाउंडेबल नहीं है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हर अपराध के नीचे लिखा होता है कौन सा बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कौन सा कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, और कौन सा कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल। और जहां नहीं लिखा होता है, मैं आईपीसी के अपराधों की बात कर रहा हूं, तो सेक्शन 320 सीआरपीसी में लिस्ट दी गई है, उसके अलावा कोई भी ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है। जहां स्पेशल एक्ट से उनमें भी लिखा होता है कि ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑफेंस तो कंपाउंडेबल है, उसकी एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करें? तो सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखिए, केस का नंबर लिखिए, पार्टीज का नाम लिखिए, स्टेट वर्सेस जो भी केस है या पार्टीज का प्राइवेट कंप्लेंट केस है तो दोनों का नाम लिखिए। फिर ये कहिए एक उस एप्लीकेशन में लिखिए कि पार्टीज के बीच में राजीनामा हो गया, अब परिवादी अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहता है
और दोनों पक्षकारों में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया, दोनों पक्षकार न्यायालय हाजिर में उपस्थित हैं, अतः इस प्रोसिक्यूशन को खत्म किया जाए और ऑफेंस को कंपाउंड किया जाए। इसमें दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है, दोनों अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर की आवश्यकता है, दोनों पक्षकारों के कोर्ट में आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता है। इस प्रकार से इस एप्लीकेशन के साथ एक राजीनामा भी लगाना पड़ता है और उस राजीनामे में लिखना पड़ता है कि दोनों में राजीनामा हो गया, सुलह समझौता हो गया, अब दोनों में कोई विवाद नहीं है, अतः माननीय न्यायालय इस अपराध को कंपाउंड कर दे, समाशोधन कर दे और अभियुक्त को बाइज्जत बरी कर दे। इसके बाद है कि दोनों, इसमें महत्वपूर्ण बात है कि एप्लीकेशन और सेटलमेंट डीड या राजीनामा दोनों ही जो है पूरे दस्तखत होने चाहिए पक्षकारों के और अधिवक्ताओं के। अब महत्वपूर्ण है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है। केस का नाम है ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 24 सितंबर 2012 को डिसाइड हुआ। ये 320 सीआरपीसी के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें ये एक रेफरेंस बैच में ये इसमें जो क्रक्स है इस मैटर के वो मैं पढ़ना चाहूंगा। डिसाइड हुआ, द पोजीशन दैट एमरेज फ्रॉम द अबव डिस्कशन कैन बी समराइज्ड दस, द पावर ऑफ द हाई कोर्ट इन क्वेश्चनिंग अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग और एफआईआर इन or complaint in excess of its inherent jurisdiction is distinct and different from the power given to a criminal court for compounding the offense under section 320 of the code। इसका मतलब ये है कि 320 में तो एप्लीकेबल है, लेकिन हाई कोर्ट की पावर्स है 482 में और वो डिस्टिंक्ट पावर्स हैं, और उसमें आगे बताया गया इनहेरेंट पावर इज वाइड विथ नो स्टैच्यूटरी लिमिटेशन, और इतनी अधिक है कि उसकी कोई स्टैच्यूटरी लिमिटेशन नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि ऑफेंस को कंपाउंड किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, कौन से ऑफेंस कंपाउंडेबल है, कौन से नॉन कंपाउंडेबल है, सेक्शन 320 सीआरपीसी की एप्लीकेबिलिटी कैसे है और ऑफेंस को किस तरीके से राजीनामा पेश करके खत्म किया जा सकता है। धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स।